हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कैलकुलस का लेक्चर 5 में पहुंच गए हैं। इस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं हूं इंजीनियर मनीष कुमार, आप लोग देख रहे हैं मैथ पॉइंट फॉर जेई। आज हम लोग फंक्शन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। तो टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग का अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन को मैपिंग के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए क्या कौन कौन सा पार्ट होता है। तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट फंक्शन का नाम है वन वन फंक्शन। सेकंड टाइप का जो फंक्शन है उसका नाम है मेनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप का फंक्शन है जिसका नाम है ऑन्टो फंक्शन। एंड फोर्थ टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा, नाम है इनटू फंक्शन। तो ये 4 टाइप का फंक्शन है। फंक्शंस का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग के बेसिस पे फंक्शन का टाइप होता है 4। अब इसी से हम लोग और भी टाइप जनरेट कर सकते हैं। और अगर मैथमेटिक्स के ब्रांच के बेसिस पे बात करिएगा तो फंक्शंस का और भी सारा टाइप होता है। तो वो सभी का हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट बाद। तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है वन फंक्शन, क्या होता है मेनी वन फंक्शन, क्या होता है वन फंक्शन, क्या होता है इनटू फंक्शन। और फिर इसी से हम लोग और भी 4 फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर 5th टाइप का फंक्शन बात करें तो वन एंड ऑन्टो हो सकता है। वन एंड ऑन्टो, वन भी होगा, साथ में ऑन्टो भी रहेगा, तो वन एंड ऑन्टो फंक्शन। 6th टाइप का फंक्शन आप बना सकते हैं वन एंड इनटू फंक्शन। वन एंड इनटू फंक्शन। आप 7th टाइप का फंक्शंस बना सकते हैं मेनी वन एंड ऑन्टो फंक्शन। और जो 8 टाइप का फंक्शन हम लोग बना सकते हैं वो होगा मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो ये टोटल टाइप का फंक्शन हो सकता है। यानी कि अगर देखें फंक्शंस का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग तो ये 4 टाइप मिलता है। और इसी को कंबाइन करके, यानी इसी का कॉम्बिनेशन वन को ऑन्टो के साथ, फिर वन को इनटू के साथ, मेनी वन को ऑन्टो के साथ और मेनी वन को इनटू के साथ अगर मिक्स किया जाए तो उस तरह से टोटल 8 टाइप फंक्शन का होता है। तो चलिए अभी हम लोग 8 टाइप का फंक्शंस देख चुके हैं कि होगा, और इसी का हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। अगर बात करें वन फंक्शन का तो वन फंक्शन का अदर नेम भी होता है और उसका अदर नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। साथ में ऑन्टो फंक्शन का भी एक अलग नाम दिया गया है जिसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर वन एंड ऑन्टो का बात करें तो इसका भी एक न्यू नेम है जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो जाना चाहिए कि वन का अदर नेम भी है। वन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑन्टो का भी एक अलग नेम है और इसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। कैसा? सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वन का एक स्पेशल नेम है और ऑन्टो का भी स्पेशल नेम है। साथ में यहाँ पे वन ऑन्टो का एक स्पेशल नेम है जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि क्या क्या टाइप होते हैं और क्या क्या इनका नेम होता है। तो वन बाय वन चलिए वन फंक्शंस को समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है हम लोगों का वो है वन फंक्शन।
वन फंक्शन। तो वन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया? तो अ फंक्शन f from a to b is said to be a one function if every element of a has if every element of A have unique image in B। कहता है कि A के प्रत्येक एलिमेंट का अगर B में यूनिक इमेज हो, यानी अलग अलग इमेज हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन बोलेंगे। इस टाइप से समझिएगा। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं किस तरीके से ये A है और ये B है, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन डेवलप किए हैं जो कि वन फंक्शन होना चाहिए। ये में एलिमेंट सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे B में एलिमेंट सपोज कर लीजिए A B C D E और इस तरह से F G। ऐसा आप लोग एलिमेंट एज्यूम किए। डोमेन का एलिमेंट 1 to 5, कोडोमेन का एलिमेंट A to G। अब देखिए 1 to 1 यानी कि एक का केवल एक इमेज, यानी A के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज। तो 1 का इमेज सपोज कर लीजिए कि A है, तो अब 2 का इमेज 1 नहीं हो सकता है, 3 का भी इमेज 2 का इमेज A नहीं हो सकता है, उसी तरह से 3 का भी इमेज A नहीं हो सकता है, उसी तरह 4 का भी इमेज A नहीं हो सकता है। यानी कि A अब एक यूनिक इमेज A का बन चुका है, A अब किसी अदर का इमेज नहीं होगा। तो 2 के लिए आप B बना सकते हैं, 2 को B से मैप करा सकते हैं, 2 का इमेज B ले सकते हैं, 3 का C, 4 का D और 5 का E। तो इस तरीके से देखिए 1 में ऐसा होता है कि एक का एक इमेज होता है, इसलिए 1 to 1, इसलिए इसका नाम है, क्या नाम है? 1 to 1, 1 to 1 यानी कि 1 एक एलिमेंट का एक इमेज, एक अदर एलिमेंट का अदर इमेज, फिर अदर एलिमेंट का अदर इमेज। इस तरीके से समझिएगा। तो ये वन फंक्शन होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में अच्छा से आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट रह सकता है, यहाँ पे एलिमेंट बचा हुआ रह सकता है, और फिर देखिए इस टाइप का भी हो सकता है। देखिए अनदर फंक्शन आप लोगों को फिर से यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से A ले लीजिए और यहाँ पे B और यहाँ पे फंक्शन F, यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए और यहाँ A B C। तो इस तरीके से देख रहे हैं A का एलिमेंट 1 2 3 का इमेज इधर B में A B C बन जा रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। 1 में एलिमेंट इधर आपका जो कोड मेन है उसका एलिमेंट रह सकता है, और कोड मेन का सभी एलिमेंट्स जो है वो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो ऐसे फंक्शन जिसमें कोड मेन का एलिमेंट बचा हुआ रह जाता है इनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये हो जाता है 1 एंड इनटू, और ये हो जाता है 1 एंड ऑनटो, यानी इसमें अगर एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग ऑनटो बोल देंगे। तो इस तरह से 1 दो टाइप के हो सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 1 एंड इनटू 1 एंड ऑनटो। तो फिलहाल अभी बात करें 1 फंक्शन का। तो ये दोनों कैसा फंक्शन है? 1 फंक्शन है। ये भी है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन भी आप उसका नेम रख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी नेम यूज़ किया जाता है 1 फंक्शन के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि एनालिटिकली। अभी आप लोग वेन डायग्राम से समझ चुके हैं। वेन डायग्राम से हम लोग देख चुके हैं कि अगर फंक्शन A to B में डिफाइन करते हैं तो A का प्रत्येक एलिमेंट का B में यूनिक इमेज होता है, तो उसको हम लोग 1 फंक्शन बोलते हैं। अभी हम लोग देखिए सेकेंड टाइप जो देखेंगे हम लोग,
यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, वन वन फंक्शन को ही डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एनालिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं। कैसे वन वन फंक्शंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिकली समझें। एनालिटिकली वन वन फंक्शन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट हम लोग लगा देते हैं। देखिए क्या होता है, इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर आप कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू अगर आप एफ ऑफ x2 कंसीडर करते हैं, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि x1 इक्वल टू x2 आपको आ जाएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, सॉरी x1 x2 आप कहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, तो फंक्शन के डोमेन से x1 एंड x2 को सेलेक्ट करना है। और कहता है कि अगर x1 x2 इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा, या एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ये इम्प्लाई करेगा कि x1 इक्वल टू x2 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंसेप्ट है यहाँ पे, यानी ये होगा तो केवल ये होना चाहिए, इसके अलावा कुछ अदर रिजल्ट अगर आपको मिल जाता है तो इसका मीनिंग है कि वो फंक्शन वन वन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा फोकस देने लायक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा, और अगर x1 x2 इक्वल होगा तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा। इसके अलावा कुछ अदर रिजल्ट इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से, इससे ये होना चाहिए और इससे वो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये तो आपका एनालिटिकली है। अब देखिए हम लोग इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर समझें वन वन फंक्शन को तो देख लीजिए किस तरह से ग्राफिकली। यहाँ पे हम लोग अगर वेन डायग्राम बनाएं जस्ट इसी फंक्शन का, यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाए थे, ए लिए थे, इधर बी लिए थे, और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बना लिए थे। ए को अगर एक्स अज्यूम कर लें, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी को अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग रख लें, तो फंक्शन आपका एक्स टू वाई बन जाएगा, या फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इधर ए बी सी रख लेते हैं, तो आप इस तरह से मैपिंग करा लेते हैं। चलिए मैपिंग कर लिए, 1 to 1 मैपिंग है, और इसी को अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। ग्राफिकल मेथड इसका समझना चाहते हैं तो ग्राफिकली आप इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस में और को डोमेन को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। यहाँ पे डोमेन में आपके पास 1 2 एंड 3 है, और को डोमेन में आपके पास ए बी एंड सी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 को किसके साथ पेयर किया गया, यानी यहाँ पे अगर फंक्शन का बात करें तो फंक्शन आपका मिल रहा है 1 ए, उस तरह से 2 बी, और यहाँ 3 सी। तो ये आपका फंक्शन मिल गया है, और फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं 1 ए के साथ पेयर हो रहा है, यानी 1 ए के साथ यहाँ पे पेयर इस तरह से बन गया है। उसी तरह 2 बी के साथ पेयर बन रहा है, और 3 का सी के साथ पेयर यहाँ पे बन जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ कुछ इस टाइप का मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ग्राफ को कितने पॉइंट पे मिल रहा है। तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 1 पॉइंट पे ही मिल रहा है। तो इसी से हम लोग क्लियरली कह देते हैं कि वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाए तो उसके ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट या टच कर देता है तो उस केस में हम लोग कह देते हैं कि फंक्शन वन वन नहीं है। तो वन वन नहीं है तो दूसरा टाइप में यानी कि मेनी वन फंक्शन होगा। यानी फंक्शन दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वन वन होगा या फिर मेनी वन होगा। या फिर अगर वन वन और मेनी वन का बात नहीं करें तो वो या तो वन ऑनटो होगा या फिर इनटू होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन वन एंड मेनी वन का।
तो यहाँ पे फंक्शन 1 1 होगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ ड्रॉ कीजिए और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखिए। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देगा तो वो ग्राफ मेनी 1 का होगा, और अगर 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा तो ग्राफ 1 1 फंक्शन का होगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली लिख सकते हैं। ग्राफिकली आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line means line parallel to x axis, line parallel to domain axis. If a horizontal line parallel to x axis cuts the graph at 1 and only 1 point, then it is a graph of 1 1 function. Then it is a graph of 1 1 function. Otherwise it is a graph of many 1 function. Otherwise it is a graph of many 1 function. तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे y इक्वल टू सपोज कीजिए आपको एक्स क्यू दिया गया है और पूछा गया कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है या फिर मेनी 1 है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ इस टाइप का होता है। आप लोग में से अगर इसका ग्राफ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को ग्राफ इसका सीखना होगा, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसको अब हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करा, तो 1 पॉइंट पे ही कट करा। तो इस तरह से ये कैसा फंक्शन है, तो दिस इज़ अ 1 1 फंक्शन। ये हो गया 1 1 फंक्शन। तो ये आपका 1 1 फंक्शन है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ये एक 1 1 फंक्शन है और 1 1 फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे। और भी मैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए बताता हूँ आप लोगों को। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग ऐसा अगर सेलेक्ट करते हैं, ये देख लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, और ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है या मेनी 1 है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके देख सकते हैं ग्राफ को कितना जगह मिल रहा है, 2 पॉइंट पे मिल रहा है। तब 2 पॉइंट पे मिलने का मीनिंग है कि ग्राफ मेनी 1 फंक्शन का है। तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी कि ये एक मेनी 1 फंक्शन का ग्राफ किसका है, मेनी 1 फंक्शन का ग्राफ। अब देखिए आप इसको और भी दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। मैं इसको और डिटेल में और बढ़िया से समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 रख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू -1 और +1 है, और इधर y का वैल्यू जब यहाँ पे -1 रखते हैं तो +1 मिलता है, और +1 रखने पे भी y का वैल्यू +1 मिलता है। यानी -1 भी +1 से मैप होता है और +1 भी +1 से मैप होता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मोर देन 1 मैपिंग हो चुका है। यहाँ पे -1 का इमेज 1 है और यहाँ पे +1 का भी इमेज 1 है, जो कि 1 1 में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये मेनी 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन हो गया है। तो इस तरह से आप ग्राफिकली समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, और एनालिटिकली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भी हम लोग समझेंगे अभी 1 1 के बारे में कि और क्या क्या होता है 1 1 का, और क्या तरीका हो सकता है 1 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए 1 1 को अगर और अच्छा से समझना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग कि अभी मैं बताया हूँ कि 1 1 जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि उसको हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पॉइंट पे ही कट करता है। तो इसका मीनिंग है कि एक्स एक्सिस भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक्स एक्सिस भी ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, तो 1 पॉइंट पे ही कट करेगा। यानी कि ऐसा फंक्शन जो आइदर मोनोटोनिक हो, मोनोटोनिक का मीनिंग ये होता है
कि आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, जो फंक्शन या तो बढ़ता हुआ ही रहेगा या केवल घटता हुआ रहेगा, जिसमें दोनों तरह के बातें नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टुगेदर नहीं होना चाहिए। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि कुछ इंटरवल में इंक्रीज, फिर कुछ इंटरवल में डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहते हैं। तो वैसा फंक्शन जो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग हो बट नॉट बोथ टुगेदर हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन के साथ ये हो जाता है कि मोनोटोनिक फंक्शन इज़ ऑलवेज वन वन फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन इज़ ऑलवेज वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। अगर फंक्शंस वन वन के लिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन। मोनोटोनिक means monotonic means either increasing or decreasing but not both, या यहाँ पे कह सकते हैं कि either strictly increasing और either strictly decreasing। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स वो कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। अगर कांस्टेंट भी रह जाएगा तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, या फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। दोनों एक साथ में नहीं होना चाहिए। तब आप लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो वन वन फंक्शन होगा। ऑलवेज कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कैलकुलस में हम लोग के पास एक रूल है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड भी बोल देते हैं। क्या है डिफरेंशिएशन मेथड? y इक्वल टू, अगर fx है आपके पास और अगर इसका dy dx कैलकुलेट करते हैं और dy dx अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी y जो होगा वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर dy dx निगेटिव हो जाता है देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव या निगेटिव है वो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग और निगेटिव पे डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक के लिए कंडीशन है, मोनोटोनिक के लिए जो कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर मोनोटोनिक क्या है कंडीशन, डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन शुड बी आइदर ग्रेटर जीरो और लेस देन जीरो बट नॉट बोथ टुगेदर। तो आइदर ग्रेटर जीरो और लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन मोनोटोनिक होगा। और जब मोनोटोनिक आप पहचान लीजिएगा तो आप लोग इजीली कह सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन होगा, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, वन वन होता है। अब देख लीजिए, इस पे आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि y इक्वल टू ax प्लस साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है, ये क्या वन वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है, ऐसा आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, क्या बोलिएगा? तो इसको अगर कोई अदर मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे एनालिटिकल मेथड से, वेन डायग्राम से या फिर ग्राफिकल मेथड से, तो ये काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना थोड़ा इजी नहीं है अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानता है इसका ग्राफ बहुत ही आसानी से इजीली प्लॉट कर सकता है, क्योंकि इसका ग्राफ भी खींचने का एक ट्रिक है जो हम लोगों के पास है।
लेकिन खैर आपके पास अगर ये ट्रिक नहीं है, आप ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं, आप एकदम न्यू हैं, कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं और आपसे कोई पूछ देता है कि बाबू बताओ कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, तब आपका दिमाग वहाँ पे चकरा जाएगा और आप सोच में पड़ जाइएगा कि कैसे बनाएं। लेकिन हमारे पास जो मेथड अभी दिया गया है कि मोनोटोनिक फंक्शन इज़ ऑलवेज 1 1, तो हम लोग इसका मोनोटोनिसिटी चेक कर लेंगे, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन चेक कर लेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन चेक कर लीजिए dy/dx। आप लोग में से सभी लोगों को बेसिक मैथ में भी डिफ्रेंशिएशन बताया जाता है, फिजिक्स के टीचर भी आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन सिखाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर भी सिखाते हैं डिफ्रेंशिएशन, और इवन एवरी प्लेस पे डिफ्रेंशिएशंस को सिखाया जाता है। आई होप कि 11-12 के सभी बच्चों को डिफ्रेंशिएशन तो ज़रूर आता होगा। तो यहाँ पे देखिए x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग खुद बता सकते हैं कि कितना होगा, 1 होगा, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन भी आप लोगों को पता है क्या होता है, cos x होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि y=x प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस cos x। अब आप लोग में से सभी लोग जानते हैं कि cos x का वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकता, यानी -1 से ज़्यादा होगा। अगर इसका वैल्यू आप माइनस में रखेगा तो ये 0 होगा, और अगर -1 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा रखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। dy/dx क्या होगा, >= 0 होगा, यानी यहाँ पे =0 अगर होता भी है तो एक पॉइंट मोमेंट के लिए होता है। मोनोटोनिक फंक्शन में भी क्या होता है कि मोमेंट के लिए डिफ्रेंशिएशन 0 हो सकता है, लेकिन इंटरवल में डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए। अगर =0 किसी पॉइंट पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरवल में डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए। किसी पॉइंट पे हो सकता है तब भी वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन 0 हो सकता है, बट इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए। इंटरवल का मीनिंग समझ रहे हैं कि ज़्यादा लंबा इंटरवल, यानी कि 2 to 3 4 to 5 इस तरह का किसी पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है, यानी इंस्टेंटेनियस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट पे केवल 0 होगा, बाकी केस में ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए बाकी केस में जब ये पॉजिटिव होगा, यानी कि सभी जगह पे ये मोनोटोनिक यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोमेंट के लिए अगर रुकता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंट से नहीं होता है दिक्कत। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि dy/dx क्या हो रहा है, >= 0, यानी फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है। और जब फंक्शन मोनोटोनिक होगा तो ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 होगा। देयरफॉर इजीली हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो y=x प्लस साइन x कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया है, ये आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया। 1 1 पहचानने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो सबसे अच्छा मेथड है, जिससे जी मेन एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो है मोनोटोनिक फंक्शन इज़ ऑलवेज 1 1 फंक्शन। तो आगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, और इस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1 1 को फंक्शंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग सभी मेथड्स देखेंगे। हम लोग इसका ग्राफिकल, एनालिटिकल जैसे भी हो वो मेथड आपको मैं सभी टाइप के मेथड्स आप लोग के सामने लाऊंगा और बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे 1 1 फंक्शन से रिलेटेड। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और नॉट। तो इस तरह से अभी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दूंगा और उसको पहचानना है कि वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और नॉट। अगर 1 1 है तो यस कीजिए और 1 1 नहीं है तो नो कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन है y मॉडुलस ऑफ x। सेकंड क्वेश्चन है y x³ प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस साइन x। फोर्थ क्वेश्चन है y=x² प्लस 1/x प्लस 1।
और फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो फिलहाल हम लोग ये 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये पांचों क्वेश्चंस को समझेंगे कि ये फंक्शंस कैसा है, वन वन है या मेनी वन है, यानी वन वन है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस का बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चंस y इक्वल टू मॉड एक्स है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ग्राफ भी प्लॉट करके समझा जा सकता है। y इक्वल टू मॉड एक्स का आप ऐसा ग्राफ बना लीजिए। मैं बता चुका हूँ इसका ग्राफ बेसिक मैथ में, इसको आप देख लीजिएगा बेसिक मैथ का लेक्चर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे मिलता है, यानी ये एक मेनी वन फंक्शन है, यानी इट इज़ नॉट वन वन, मेनी वन यानी नॉट वन वन फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट वाला वन वन नहीं। एनालिटिकल का बात करें तो एनालिटिकली भी आप समझ सकते हैं। एनालिटिकली आप लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन आपके पास जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है। यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिएगा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मॉड ऑफ एक्स वन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टू। यहाँ पे देखिए एक्स वन इक्वल टू आ जा रहा है प्लस माइनस एक्स टू, यानी कि प्लस माइनस एक्स टू आ रहा है, यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। रूल्स कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कंसिडर करते हैं तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए, उसके अलावा कुछ अदर रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि ओनली ए होना चाहिए था। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है या फिर एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू है। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये आपका वन वन होने नहीं दे रहा। तो इस तरीके से ये मेनी वन फंक्शन हो गया। कैसा हो गया ये मेनी वन फंक्शन, यानी नॉट वन वन फंक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आ जा रहा है 3x स्क्वायर जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होल स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप लोग को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मीन्स वन वन, मोनोटोनिक मीन्स वन वन है। तो इस तरह से ये भी आपका वन वन था। इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। ये देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए और आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं। यहाँ 2 आ रहा है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका यहाँ कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का वैल्यू -1 से कम नहीं होगा, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया है, यानी कि y इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि y इज़ मोनोटोनिक, दैट इज़ वन वन फंक्शन। तो इस तरीके से आप लोग वन वन फंक्शन इजीली पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एनालिटिकली यानी बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग का डेफिनेशन है उससे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। y को मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग y को fx भी लिख सकते हैं, तो fx यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 अज्यूम कर लेंगे और फिर हम लोग शो करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 है वन वन के लिए, और अगर वन वन नहीं होगा तो वो रिज़ल्ट प्रूफ नहीं होगा। उसके अलावा कुछ अदर रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए एफ ऑफ x1 आप लोग कैसे लिखेगा, तो एफ ऑफ x आपको यहाँ पे मालूम है, इसी में x की जगह पे x1 यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस वन बाई x1 प्लस वन। अब देख लीजिए कि राइट साइड में क्या होगा, एफ ऑफ x2 यानी यहाँ पे x की जगह पे x2 पुट करना है, x2 स्क्वायर प्लस वन बाई x2 प्लस वन। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया है।
अब हम लोग क्या करेंगे, -1 इधर और दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 प्लस 1, यहाँ पे x1 प्लस 1 और x2 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी क्या शॉर्टकट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको केवल लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत पड़ेगा, राइट साइड में नहीं। देखिए किस तरह से x1 स्क्वायर इंटू x2, फिर यहाँ पे 1 को x1 का स्क्वायर, फिर 1 को x2 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड का बात करें तो क्या है आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा देखिए आप यहाँ पे कंसंट्रेट होकर अगर देखिएगा, अगर थोड़ा बारीकी से देखिएगा तो लेफ़्ट और राइट साइड में केवल इतना ही चेंज किया गया है कि x1 और x2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रिज़ल्ट में भी हम लोग केवल ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आया है इसी में x1 x2 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा x2 स्क्वायर, यहाँ x1 प्लस यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस यहाँ x1 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको इधर ले आइए और x1 x2 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 इसको इधर ले आइए और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कर लीजिए और फिर 1 को भी इधर ले आइएगा, तो माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आप लोगों को मिल जाएगा। फाइनली हम लोग x1 माइनस x2 सभी जगह से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आपको x1 x2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा, फैक्टराइज होगा तो x1 प्लस x2 और यहाँ पे आपका -1 बचेगा इक्वल टू आप 0 कर लीजिएगा। तो समझ चुके होंगे, इसको पहले ब्रेक किए हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 और फिर इसको हम लोग x1 माइनस x2 को कॉमन निकालें। कॉमन निकालने के बाद जो रिज़ल्ट मिला वो ये है और यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं आइदर x1 माइनस x2 0 और यहाँ पे जो सेकंड रिज़ल्ट है उसको भी लिखना होगा x1 x2 प्लस x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से तो आपको मिल गया है कि x1 इक्वल टू x2 जो कि 1 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन 1 1 कंडीशन ये भी कहता है कि x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई अदर रियल रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए। कोई इसके अलावा जो अदर रिज़ल्ट हो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलना चाहिए, उसका रियल सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका कोई रियल सॉल्यूशन है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग को चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं x1 इक्वल टू x2 इसमें और देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल रहा है x1 का जो वैल्यू मिल रहा है वो आप लोगों को मिल जा रहा है -2, यानी इसका अगर d देखें तो d चेक कर सकते हैं, d b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे d पॉजिटिव आ रहा है यानी इसका रियल रूट मिल रहा है, यानी d पॉजिटिव यानी इस इक्वेशन का भी 2 रूट मिल रहा है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे इसका x1 का 2 वैल्यू अल्फ़ा बीटा टाइप का रूट मिल रहा है, यानी कुछ ऐसा मिल रहा है आपको कि अगर अल्फ़ा बीटा होगा तो इधर जो रिज़ल्ट होगा वो आपका सेम रिज़ल्ट दे देगा, यहाँ पे आपको सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। यानी फंक्शन का वैल्यू अल्फ़ा पे और बीटा पे यहाँ पे दोनों पे सेम मिल जा रहा है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे गामा मिल गया है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा मैपिंग जिसमें मोर देन 1 मैपिंग होता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन नहीं कहते हैं, मेनी 1 फंक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है, यानी अदर जो रिज़ल्ट मिलेगा x1 इक्वल टू x2 के अलावा जो आपका एक्स्ट्रा रिज़ल्ट मिलेगा, उस एक्स्ट्रा रिज़ल्ट का अगर रियल रूट्स मिल जाएगा तो रियल रूट्स मिलेगा तो उससे क्या होगा कि आपका मेनी 1 फंक्शन वो बन जाएगा, वो 1 1 नहीं रह पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 1 के लिए। बहुत लोगों को ये बातें मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग 1 1 फंक्शन को सॉल्व करते हैं लेकिन इस पॉइंट पे वो आकर के फेल हो जाते हैं। उनको इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ अदर रिज़ल्ट है,
तो वो अदर रिज़ल्ट का क्या होना चाहिए, अदर रिज़ल्ट का रियल रूट्स आता है, रियल सॉल्यूशन आता है, तो वो 1 1 नहीं होगा। और अगर अदर सॉल्यूशन, अदर जो रिज़ल्ट मिलता है उसका इमेजिनरी रूट्स मिलता है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x1 = x2 के साथ में जो अदर रिज़ल्ट होगा, ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं इसमें आप x1 = x2 पुट कर लीजिएगा और देखिएगा कि उसका रूट मिलता है कि नहीं। इसका अगर रियल रूट मिलेगा तो वो मेनी 1 होगा, और अगर इसका इमेजिनरी रूट मिलेगा तो ये 1 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। तो इस तरह से समझिए, एक ये रिज़ल्ट और साथ में इस तरह का मिलेगा, तो जो सेकंड पार्ट इसका रियल रूट्स नहीं होना चाहिए, तब वो 1 1 होगा। अगर इसका रियल रूट्स हो जाएगा तो कभी भी ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि फिर इस तरह का मैपिंग वहाँ पे होल्ड करने लगता है, जो कि 1 1 का केस नहीं है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों का काफ़ी क्लियर हुआ होगा। इस कंसेप्ट से जी मेन में, जी एडवांस में क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते हैं। 12th के एग्ज़ाम में लगभग साल में आपको ये क्वेश्चंस दिखता है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 1 का क्वेश्चन है ये, 1 1 पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको आप लोग मान सकते हैं। और इस तरह का इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको सॉल्व करके कि क्या उसमें होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, y = x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इसको भी हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे fx। ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, ग्राफ भी ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी डिफ़िकल्ट, तो आपका ग्राफिकल मेथड इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन मेथड भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो बच जाता है एनालिटिकल मेथड, यानी कि फंडामेंटल यानी बेसिक डेफिनेशन का मेथड बच जाता है। तो जो क्वेश्चंस आपको बता दूं ट्रिक से नहीं बनता है, जो शॉर्टकट से नहीं बनता है, उसको हम लोग फंडामेंटल तरीके से बहुत ईजिली बनाते हैं, और उसको फंडामेंटल से आप लोग को बनाने का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। चलिए यहाँ पे लेट fx1 = fx2 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x1² + 1 + 1 डिवाइडेड बाय x1² - x1 + 1 = x2² + x2 + 1 डिवाइडेड बाय x2² - x2 + 1। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए x1² + x1 + 1, और यहाँ पे हम लोग x2² - x2 + 1, और यहाँ पे x1² - x1 + 1 और x2² + x2 + 1। अब देखिए यहाँ पे आकर के आप लोग को एग्ज़ाम में हिम्मत नहीं हारना है, ये नहीं सोचना है कि इसका आप मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फट से हम लोग लेफ़्ट साइड को केवल मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में हम लोग सिमिलरली लिख देंगे, तो बहुत इजी हो जाता है। केवल ये साइड को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो x1 x2² x1² x2 प्लस x1² प्लस x1 x2² माइनस x1 x2 प्लस x1, और यहाँ पे प्लस x2² माइनस x2 + 1। तो ये देखिए मल्टीप्लाई हम लोगों ने लेफ़्ट साइड में कर लिया। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है राइट साइड में, तो राइट साइड में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x1 x2 को केवल इसी रिज़ल्ट में इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे, ये काफ़ी इजी होगा। तो इस तरह से राइट साइड आ जाएगा x2² x1² माइनस x2² x1 प्लस x2² प्लस x2 x1² माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस x1² माइनस x1 प्लस 1। ये आपका आ गया राइट साइड। अब देखिए लेफ़्ट और राइट में कुछ कैंसिल होगा, तो उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल कर देता हूँ, तो x1 x2 कैंसिल, x1² x2² कैंसिल।
अब जो देखिए कुछ और कैंसिल इसमें से नहीं होगा, तो जो अब कैंसिल नहीं होगा, शायद अभी भी कैंसिल हो रहा है, x2² कैंसिल, तो इसका मीनिंग x1² भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ला करके कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकाल लीजिएगा। देखिए किस तरह से, आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको आप लेफ़्ट साइड में ले आइए, तो यहाँ आ जाएगा x1 x2, और यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, और फिर ये देख लीजिए ये x1 x2, यहाँ से भी x1 x2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है x2, और फिर आप यहाँ से इसको लेफ़्ट साइड में ले आइएगा, तो आप लोग का आ जाएगा x1 x2 यानी माइनस x1। चलिए ये दोनों एक ही दिख रहा है, तो आप इस दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, x1 माइनस x2 माइनस x1, और यहाँ भी आपको बच जा रहा है x1 माइनस x2, यानी कि माइनस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को ये रिज़ल्ट मिल चुका है। इसी को सिंप्लीफाई करें तो 2x1 x2 माइनस x1, और वहाँ पे माइनस 2x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग को मिल जा रहा है 2x2 माइनस x1 इंटू 2x2 x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इतना कुछ मिल गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि आइदर x1 इक्वल टू x2, और क्या कह सकते हैं x1 x2 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे जो सेकंड रिज़ल्ट मिला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप लोग को जो रिज़ल्ट मिला है, अगर x1 x2 इक्वल कर दें तो x1² इक्वल टू 1, और यहाँ से x1 इक्वल टू प्लस माइनस आप लोग को 1 मिल जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस 1 जो मिलता है, इससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे जो हम लोग का फंक्शन है y x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1, अगर इसमें प्लस 1 रखें, प्लस 1 रखिएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और अगर माइनस 1 रखते हैं तो देखिए कितना आ जाता है, -1 अगर आप रखते हैं तो आपका 1/3 मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को के साथ ये प्रॉब्लम है कि -1 पे आपका 3 और +1 पे 1/3 हो रहा है। तो यहाँ से ये दिख रहा है 1 जैसा दिख रहा है, 1 जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ अलग रिजल्ट्स होगा। कुछ ऐसा रिज़ल्ट अगर आप मान लें x2 इक्वल टू 1/x1, यानी अगर आप x1 को 2 सपोज करते हैं और तब x2 जो होता है वो 1/2 होता है, ये दोनों जगह पे आपको सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा, 2 पे और 1/2 पे। आप लोग देख सकते हैं इस फंक्शन में 2 पुट करके कि क्या मिलता है। 2 पुट करने पे मिलता है 4 + 2 + 1 बाय यहाँ पे 4 - 2 + 1, यानी कि आप लोग को मिल जा रहा है 4 3 7 और 7 बाई यहाँ पे मिल जा रहा है 3, 7/3 मिलता है। और अगर हम लोग बात करें 1/2 पे, 1/2 रख के देखिए क्या मिल जा रहा है। 1/2 पे चेक कर सकते हैं, y इक्वल टू 1/4 + 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/4 माइनस 1/2 + 1, और सिंप्लीफाई करके देखिए कि क्या मिलता है। तो 1 + 2 + 4 डिवाइड बाई 1 - 2 + 4, यानी यहाँ पे फिर से 7/3 मिल जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ से क्लियरिफाई हो जाता है हम लोगों को कि जब x1 इक्वल टू x2 मिला और इसके साथ में एक अलग रिज़ल्ट मिला जिसका रूट्स अगर रियल होता है, अगर उसका रिज़ल्ट रियल होता है, देख रहे हैं x1 x2 है तो इसका रिज़ल्ट रियल मिला था, यानी अगर x1 x2 इक्वेट किए थे तो x1² इक्वल टू 1, यानी x1 इक्वल टू +- 1 मिला था।
यानी इसका जो रिज़ल्ट है वो दोनों रिज़ल्ट रियल मिला। तो रियल रिज़ल्ट जब मिलता है तो वैसे केस में मेनी वन होता है, वन वन नहीं होता है। आप लोग को मैं बताया कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, और अगर आपका रिज़ल्ट मिल जाता है x1 इक्वल टू x2 तो आपका फंक्शन वन वन हो जाता है। और अगर x1 x2 के अलावा कोई अदर रिज़ल्ट है और उस रिज़ल्ट का रियल रूट्स हो जाता है तो फंक्शन वन वन नहीं होता है, मेनी वन होता है। और अगर अदर रिज़ल्ट का रूट्स इमेजनरी मिलता है तब फंक्शन वन वन ही रहता है। ये पॉइंट आप लोग को दिमाग में सेट हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मेनी वन का बात करें तो जस्ट अगर आप समझ चुके हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है तो मेनी वन फंक्शन भी लगभग आप लोग समझ ही चुके हैं, क्योंकि जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो ऑब्वियसली मेनी वन होगा। तो चलिए मेनी वन का भी डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन तो क्या है यहाँ मेनी वन का डेफिनेशन? तो कहता है a function f from a to b is said to be many one if more than one element of more than one elements of A have same image in B। कहता है एक का मोर देन वन एलिमेंट का सेम इमेज बी में मिलेगा आपको। कुछ इस टाइप से समझिए। देखिए वेन डायग्राम मैं बना करके यहाँ पे आप लोग को काफ़ी अच्छा से क्लियर कर दूंगा। मेनी वन फंक्शन, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 एलिमेंट ए में सिलेक्ट किया और यहाँ पे बी में आपका ए एंड बी है। तो यहाँ पे 1 का इमेज ए है और यहाँ पे 2 का इमेज भी ए है और यहाँ पे 3 का भी इमेज ए है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट का सेम इमेज है, यानी मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ऐसा आप बना सकते हैं। यहाँ पे ए रख लीजिए, यहाँ बी को रख लीजिए और यहाँ फंक्शन बना लीजिए। यहाँ 1 2 3 और यहाँ ए बी ले लेते हैं एलिमेंट, कुछ इस टाइप से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, यानी ये भी एक मेनी वन फंक्शन है। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोडोमेन का एक ही एलिमेंट पार्टिसिपेट किया और एक एलिमेंट ऐसे ही रह गया, एज इट बी को छोड़ दिया गया है, जबकि इसमें ए एंड बी दोनों ही मैपिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। यानी कोडोमेन का सभी एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, यानी रेंज और कोडोमेन इस केस में इक्वल है, जबकि इस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है। तो जिस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता है वैसे फंक्शन को हम लोग इनटू बोलते हैं, और जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है वैसे फंक्शन को, यानी जिसमें कोडोमेन का सभी एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑनटो फंक्शन बोल देते हैं। तो ये आपका मेनी वन एंड ऑनटो फंक्शन है, और ये आपका मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है। मेनी वन एंड इनटू फंक्शन आपका ये है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया। मेनी वन, अगर दोनों का बात करें कि दोनों वन वन है या मेनी वन है, तो दोनों फंक्शन मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। चलिए अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको एनालिटिकली इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं। एनालिटिकली आपको इस तरीके से बना सकते हैं। जब कभी भी मेनी वन फंक्शन का आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो क्या कीजिएगा? लेट सपोज कर लीजिएगा इफ़ ऐसा, इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये इम्प्लाई आपका करेगा x1 नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए। अगर ये कंडीशन को होल्ड करता है, ये दोनों इक्वल बट ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे।
तो क्वेश्चंस आप इस मेथड से बना सकते हैं और इसी से हम लोग 1-1 को भी बनाते थे। जब कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलता है तो ये फार्मूला आपका काम करेगा। तो ये 1-1 के लिए भी और मेनी वन के लिए, अगर 1-1 बनाने के लिए जानते हैं तो ऑब्वियसली आपको मेनी वन फंक्शंस भी बनाने आ जाता है। मेनी वन फंक्शंस भी आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं। अब ग्राफिकली बात कर लें हम लोग। ग्राफिकली किस तरीके से, तो ग्राफिकली आप इस तरह से प्लॉट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक फंक्शन जो अभी अभी लिए थे, इस तरह से आप फंक्शन सिलेक्ट किए थे, यहाँ 1 2 3 और यहाँ ए बी, और इधर मान लीजिए आपका डोमेन एक्स है, कोडोमेन वाई है और यहाँ फंक्शन एफ है। इसी को अगर हम लोग यहाँ मैपिंग जो कराए थे वो कुछ इस टाइप का था। इसको अगर ग्राफिकली देखें तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ ए और यहाँ पे बी। अब आप ग्राफ बना सकते हो, किस तरह से ग्राफ बना सकते हो देख लो। यहाँ पे 1 को आपको ए से मैप कराना है तो 1 पे आपका ए मिल जा रहा है, 2 पे भी आपका ए मिल जा रहा है और 3 पे भी आपका ए मिल जा रहा है। यानी फंक्शन आपका कुछ ऐसा है, 1 पे ए है और 2 पे ए है और 3 पे भी आप लोगों का ए है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह पे ए है। तो फंक्शन 2 पे ए, 1 पे ए, 2 पे ए, 3 पे भी ए है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइप से मिल रहा है, जबकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ए से पास करता हुआ ड्रॉ करते हैं आप, तो देख रहे हैं कि ग्राफ के 3 पॉइंट्स पे मिल रहा है, यानी मोर देन 1 पॉइंट पे मिल रहा है। यानी इससे ये क्लियर होता है कि मेनी वन फंक्शन में जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाता है तो मेनी वन फंक्शंस के ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच या कट करेगा। तो ये बात क्लियर आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे। इफ़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph at more than 1 point, then it is a graph of many one function। और अगर 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1-1 फंक्शन। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, इससे ग्राफिकली आप लोग इजीली मेनी वन फंक्शन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक फिगर बना के देखता हूँ, y=x⁴। अगर इसी का आप ग्राफ बनाएं तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का मिल जाता है, y=x⁴ का ग्राफ। तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कितना जगह पे कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो ग्राफ है, यानी ये जो फंक्शन है y=x⁴, वो कैसा फंक्शन है, तो ये एक मेनी वन फंक्शन होगा, एक मेनी वन फंक्शन है। तो इस तरीके से आप लोग पहचान लीजिएगा ग्राफिकली। ग्राफ अगर आपको बनाने आता है, कैलकुलस में ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ग्राफ मैं आगे बताऊंगा, ग्राफ को स्केच करने के लिए भी बताऊंगा, एक एक ग्राफ का एक एक टाइप का ग्राफ सिखाऊंगा आपको। ग्राफ में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑल पॉसिबल ट्रिक्स भी उसमें मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अभी हम लोग फंक्शंस समझें, फंक्शंस में ही आपको लास्ट में ग्राफ पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग को ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा। और अगर इसमें किसी तरह का समझने में प्रॉब्लम होता है तो इसके पीछे के लेक्चर्स को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप लोग को काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी अभी हम लोगों को क्लियर हो गया है कि फंक्शन 1-1 क्या होता है और फंक्शन मेनी वन क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। ऑन्टो फंक्शन तो एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल होता है, वैसे फंक्शन को हम लोग ऑन्टो फंक्शन बोल देते हैं। तो अ फंक्शन f from a to b is said to be
onto function if its range is equal to its codomain, its range equal to its codomain, यानी ऐसा फंक्शन जिसका रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, वैसे फंक्शन को हम लोग किस कैटेगरी में रखे हैं, ऑन्टो फंक्शन के कैटेगरी में रखें। रेंज इक्वल टू कोडोमेन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पहचानने का मात्र एक तरीका है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऑन्टो से एग्ज़ाम में मिल जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका कोडोमेन गिवन नहीं होता है, वैसे केस में उसका कोडोमेन वही एज्यूम करना होता है जो उस फंक्शन के डेफिनेशन से लिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो रियल वैल्यूड होते हैं, यानी जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होता है, जिसका के डोमेन और कोडोमेन आपको क्वेश्चंस में गिवन नहीं रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना है, तब इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप लोग का सॉल्व हो जाता है। चलिए अभी हम लोग फोर्थ का बात कर लें, फोर्थ फंक्शन का बात कर ले, सॉरी फोर्थ फंक्शन जो है हम लोगों का यहाँ पे उसका बात कर लें, वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे सिंपल है, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं होगा। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be into function if its range not equal to codomain। और ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं कि if its range is the subset of codomain। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो वैसे फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाते हैं। तो ये था 4 टाइप का फंक्शंस, और इसको अभी हम लोग इसके डेफिनेशंस को समझे हैं, और अभी हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का है, f(x) इक्वल टू 2x प्लस साइन x इज आ, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 1 1 एंड ऑन्टो, बी 1 1 एंड इनटू, और सी आपका दिया हुआ है मैनी 1 एंड ऑन्टो, और यहाँ डी मैनी 1 एंड इनटू। तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होगा। तो ये 1 1 और ऑन्टो है या 1 1 इनटू है, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोग 1 1 चेक करिएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चंस को पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से 1 1 सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, f'(x). तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जा रहा है 2, और साइन का डिफरेंशिएशन आ जा रहा है cos x, जो कि ऑलवेज क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो 2 प्लस cos x, cos का वैल्यू -1 से कम नहीं होता है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि f(x) जो है, इम्प्लाई दैट f(x) जो है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन आप लोग जानते हैं कि 1 1 होता है, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि f जो है वो एक 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। अभी हम लोग को चेक करना है कि क्या ये इनटू है या फिर ऑन्टो है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी फंक्शंस तो डिफ़ाइन किया हुआ है, फंक्शन गिवन है, लेकिन इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे समझना है कि इसका क्या डोमेन हो सकता है। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी एक ऐसा फंक्शन है
जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर होता है। साथ में साइन एक्स भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स जो है यानी डोमेन रियल नंबर होता है, और इसका अगर कोडोमेन का बात करें तो यहाँ पे कोडोमेन यानी कि इसका रेंज का बात करें तो -1 to +1 होता है। तो इस तरह से ओवरऑल देखें तो पूरे फंक्शंस का कोडोमेन रियल नंबर आ जाएगा। तो ये टोटल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्वेश्चंस में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में नहीं आए और आप लोग इसको मिस्टेक करें। तो यहाँ पे जब कभी नहीं दिया रहेगा तो आप रियल वैल्यूड फंक्शंस अज्यूम करिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और रियल वैल्यूड किस तरह से अज्यूम करेंगे, क्योंकि रियल वैल्यूड इसके डेफिनेशंस को भी फॉलो कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो गिवन फंक्शन है क्या उसका डेफिनेशन रियल वैल्यूड है, तो रियल वैल्यूड के जैसा डेफिनेशन रहेगा तो उसको आप लोगों को रियल वैल्यूड ही मानना है और उसको अज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को तो समझ में आ गया है कि इसका कोडोमेन रियल नंबर है। अब हम लोग को इसका रेंज कैलकुलेट करना। तो रेंज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अब आप लोग देख सकते हैं कि इस फंक्शन का अगर हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं तो रेंज का मीनिंग है कि f(x) का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है तब। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रेंज कैलकुलेट करना। तो रेंज कैलकुलेट करना फंक्शंस में मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस का रेंज निकालते हैं। यानी रेंज का मीनिंग आपका हो जाएगा कि इसका मिनिमम और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालते हैं तो मैक्सिमम का मीनिंग ये होता है कि साइन का मैक्सिमम तो 1 होगा, लेकिन इस x का जो कि रियल नंबर है, x का रियल नंबर का मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा यानी इन्फिनिटी तक टेंड करेगा। यानी मैक्सिमम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा। और मिनिमम का बात करें तो x का मिनिमम -इन्फिनिटी हो सकता है, यानी मिनिमम -इन्फिनिटी टेंड कर जा रहा है जो कि एक रियल नंबर आ रहा है, यानी कि रेंज इसका रियल नंबर आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे कोडोमेन भी रियल नंबर है। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि रेंज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कोडोमेन आपको मिल जा रहा है। रेंज और कोडोमेन यहाँ पे दोनों सेम हो रहा है। दोनों सेम का मीनिंग क्या हुआ, दोनों सेम का मीनिंग आपको हो जाता है कि ये फंक्शन ऑनटो फंक्शन है। तो इस तरीके से ये 1 1 भी है, साथ में ये ऑनटो भी है। तो आप लोग का सही जो आंसर होगा वो होगा 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन। तो इस तरीके से आप लोग 1 1 एंड ऑनटो पहचान सकते हैं। अभी हम लोग देखिए इसको थोड़ा और समझते हैं। अभी जो फंक्शंस का टाइप पढ़ें उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने टाइप के जो फंक्शन थे वो मेजर अगर देखा जाए तो मेनली अगर देखें तो टोटल 4 टाइप का फंक्शंस हो सकता है। अभी हम लोग देखे थे कि टोटल 8 था, इंडिविजुअल मिला करके 8 और मिक्स करने के बाद टोटल जो मिला था हम लोग को वो 4 इंडिविजुअल और 4 मिक्स, यानी कि टोटल 8 मिला था। अभी हम लोग मिक्स वाला का बात करें यहाँ पे तो कुछ इस टाइप का देखिए। यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे एफ। यहाँ 1 2 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, यहाँ ए बी सी डी मान लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा टाइप का आप लोग ऐसा बना सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का आप लोग ऐसा बना सकते हैं।
तो ये टोटल 4 टाइप का हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का 1 के साथ मैपिंग है, आप लोग पहचान लिए होंगे कि ये एक 1 फंक्शन है। साथ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोडोमेन का सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर गया है, यानी कि ये एक ऑनटो फंक्शन है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा 1 एंड ऑनटो फंक्शन का। किसका एग्जांपल हो जाएगा, 1 एंड ऑनटो, जिसका दूसरा नाम आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है या 1 ऑनटो फंक्शन का एग्जांपल है। इसका बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए मेनी वन फंक्शन है, साथ में यहाँ एलिमेंट रह जा रहा है, यानी मेनी वन एंड इनटू फंक्शन आपका ये हो जाएगा। मेनी वन एंड इनटू, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट बच गया है, सभी एलिमेंट कोडोमेन का मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहाँ पे बात कर लें तो देखिए 1 तो है ही, साथ में यहाँ पे एलिमेंट भी हम लोग देख रहे हैं कोडोमेन का एक रह गया। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन जो है वो आपका 1 के साथ इनटू फंक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 एंड इनटू फंक्शन, 1 एंड इनटू फंक्शन। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर देन 1 मैपिंग हो रहा है। साथ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, यानी कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ ऑनटो है, साथ में मेनी वन है। तो इसको आप नाम दे दीजिएगा मेनी वन एंड ऑनटो फंक्शन। तो ये टोटल 4 टाइप का फंक्शन हो सकता है। 1 ऑनटो हो सकता है, 1 इनटू हो सकता है, मेनी वन ऑनटो हो सकता है और मेनी वन इनटू हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये चारों पॉइंट्स क्लियर होगा। 1 ऑनटो पहचान लीजिएगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में 1 इनटू पहचान लीजिएगा, आप लोग मेनी वन इनटू पहचान लीजिएगा, मेनी वन ऑनटो पहचान लीजिएगा। तो ये था फंक्शन का टाइप। और अभी हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके जस्ट अभी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेशन, नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी आप लोग का हो जाता है सिलेबस के अंदर में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेशंस। नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग ऐसा सपोज कर लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो m एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो आपका n एलिमेंट है, यानी डोमेन में m एलिमेंट और कोडोमेन में n एलिमेंट गिवन है। और हम लोग जो फंक्शन बनाए हैं वो फंक्शन a to b में फंक्शन डिफ़ाइन किए हैं। तो नंबर ऑफ़ फंक्शंस हम लोग को चाहिए, नंबर ऑफ़ रिलेशंस चाहिए, नंबर ऑफ़ 1 फंक्शन चाहिए, नंबर ऑफ़ मेनी वन फंक्शन चाहिए, नंबर ऑफ़ ऑनटो फंक्शन चाहिए, नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शंस चाहिए। तो कुछ इस टाइप का देखिए यहाँ पे गिवन है। a to b में हम लोग फंक्शंस बनाए, a to b में हम लोग फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पे a में कितना एलिमेंट है, तो m एलिमेंट गिवन है। तो a1 a2 a3 और यहाँ पे a4 डॉट डॉट आप यहाँ पे am तक कंसीडर कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट m हो गया। और यहाँ पे n एलिमेंट है, तो b1 b2 b3 और b4 और डॉट डॉट आप यहाँ पे bn एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ़ फंक्शंस पता करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग चाहेंगे कि नंबर ऑफ़ रिलेशन पता करें। नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितना नंबर ऑफ़ रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस का मीनिंग होता है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना कितने तरीके से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद उसका सबसेट को हम लोग ही नंबर ऑफ़ रिलेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए में टोटल m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है। तो टोटल आपका m क्रॉस n एलिमेंट आपका a गुना b में हो जाएगा। अब इसी में से आपको सबसेट सेलेक्ट करना है। तो सबसेट सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और छोड़ भी सकते हैं, यानी उसके लिए 2 केस है। तो हर एक के लिए 2 केस होता है।
तो इस तरह से 2 टू द पावर m इंटू n आपका नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस का। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना फंक्शंस होगा। तो फंक्शन स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें a के प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप a1 को b के किसी एक ही एलिमेंट से आप मैप करा सकते हो। तो अगर a1 को आप सोचो कि किससे मैप कराओगे, तो किसी एक के साथ मैप कराओगे, यानी a1 को आप कितने तरीके से मैप करा सकते हो। तो आपके पास a1 के लिए टोटल n ऑप्शन है, यानी a1 को हम लोग n तरीके से मैप करा सकते हैं। साथ में सपोज कीजिए कि a1 किसी से मैप कर गया है, सपोज कीजिए b2 से मैप कर गया, तो क्या a2 इससे मैप नहीं करेगा? ऑब्वियस कर सकता है, क्योंकि फंक्शन में दो का एक इमेज होता है, एक का दो इमेज नहीं होता। तो इस तरह से अभी a2 के लिए भी टोटल कितना ऑप्शन बचा हुआ है, तो n ऑप्शन उसके लिए भी बचा हुआ है। तो इस तरह से a3 के लिए भी कितना ऑप्शन, n ऑप्शन बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि क्या a1 को केवल b से मैप करा दीजिएगा तो क्या फंक्शन बन जाएगा? नहीं, हम लोग को a के सभी एलिमेंट को मैप कराना है, यानी सभी के बीच में एंड लगेगा। a1 का इतना केस, एंड मीन्स गुना करना, याद रखिएगा। जब कभी आपके मुंह से प्रोनाउंसिएशन होगा एंड, तो उसके लिए करिएगा गुना। ये मल्टीप्लिकेशन लॉजिक लगाते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी परमुटेशन कम्बिनेशन से इस थ्योरी को हम लोग लिए हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि एंड लॉजिक के लिए मल्टीप्लाई, और अगर आपके पास और लॉजिक होगा तो उसके लिए आप प्लस कीजिएगा। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है, जिसको हम लोग PNC यानी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाले टॉपिक में देखेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट इतना ही समझेंगे कि एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि a1 के लिए टोटल n ऑप्शन, a2 के लिए n ऑप्शन, a3 के लिए भी n ऑप्शन। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि am के लिए भी टोटल n ऑप्शन। तो ये टोटल कितना टाइम्स हुआ, तो m टाइम्स आपका हो गया, यानी टोटल m एलिमेंट था, सो m टाइम्स। और इस तरीके से ये n टू द पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपको मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप लोगों को मिल गया n टू द पावर m। तो आई होप कि ये आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझें तो इसके लिए आपको PNC का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा। फिर भी मैंने समझाने का कोशिश किया कि a1 को मैप कराने का n तरीका, एंड मीन्स गुना, a2 को मैप कराने का n तरीका, एंड a3 को मैप कराने का n तरीका, एंड a4 को, a5 को, इस तरह से am को भी मैप कराने का n तरीका। इस तरह से टोटल कितना तरीका, n टू द पावर m। अब देखिए, ये सोचिए कि हम लोग तरीका क्यों फाइंड कर रहे हैं। हम लोगों को तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है। तो ये सोचिए कि एक मैपिंग में, यानी एक तरीका में एक फंक्शंस बनता है। मैपिंग कराने का जो एक तरीका होता है उसमें एक फंक्शन बनता है, यानी मैपिंग कराने का जितना तरीका होगा उतना फंक्शन बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस कैलकुलेट करने के जगह पे, यानी नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने के जगह पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम लोग नंबर ऑफ बेज ऑफ मैपिंग पता कर लेते हैं कि मैपिंग कराने का कितना तरीका होगा। जितना तरीका होगा उतना ही नंबर ऑफ फंक्शंस होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B के लिए नंबर ऑफ बेज टू मैप एलिमेंट ऑफ A टू एलिमेंट ऑफ B फाइंड किया, और हम लोगों को नंबर ऑफ फंक्शंस मिल गया। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n टू द पावर m होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ वन फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नंबर ऑफ वन फंक्शन कैलकुलेट करना, साथ में नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कैलकुलेट करना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
अभी हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का बात करें, ए से बी में कैलकुलेट करना हम लोग चाहते हैं। और कितना वन वन फंक्शन होगा, इस चीज़ को अगर देखिए तो वन वन फंक्शन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो वन वन फंक्शंस का मीनिंग है कि एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा, यानी इसका ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव ओनली वन इमेज इन बी, तब वैसे फंक्शन को हम लोग वन वन कहते हैं। तो ये देख लीजिए कि A1 को मैप करने के लिए कितना नंबर ऑफ बेज हो सकता है। अब ये देखिए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ मैप कराने का तरीका। एक मैप कराने का तरीका में एक वन वन फंक्शन बनेगा, दूसरा मैप कराने का तरीका होगा उसमें दूसरा वन वन फंक्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे एक फंक्शन एफ लेते हैं। अब आप लोग ए में दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और इधर भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैप कराने का एक तरीका हो सकता है कि वन को ए से और टू को बी से मैप कराएं। तो इस तरीके से एक फंक्शन बन गया। क्या हो गया फंक्शन यहाँ पे बना 1, ए एंड 2, बी। तो एक फंक्शन इस तरीके से बन गया। दूसरा फंक्शन आप लोग बना सकते हैं अगर मैप कराने का तरीका को बदल दें। मैप कराने का तरीका किस तरह से बदल दें, 1 को बी के साथ और 2 को अगर ए के साथ मैप करा दें तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन बन जाएगा। 1 के साथ बी मैप किया है और 2 के साथ ए मैप किया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मैप कराने का एक तरीका में हम लोग का एक फंक्शन मिलता है। यानी नंबर ऑफ फंक्शंस अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मैप कराने का तरीका पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बेज ऑफ मैपिंग पता करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ बेज ऑफ मैपिंग मीन्स नंबर ऑफ काउंटिंग हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशंस के हेल्प से ही पता कर सकते हैं इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पी एंड सी यानी परमुटेशन कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, A1 को मैप कराने के लिए आपके पास n ऑप्शन है। तब जब A1 किसी एक के साथ मैप हो जाएगा तो क्या A2 उसके साथ मैप नहीं होगा। सपोज कीजिए कि A1 A4 के साथ मैप कर गया है, तो क्या A2 A4 के साथ मैप नहीं करेगा। A2 भी A4 B4 के साथ मैप कर सकता है। अगर A1 आप B4 के साथ मैप कराते हैं तो क्या A2 B4 के साथ मैप कर सकता है, तो नो, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये मेनी वन फंक्शन बन जाता है। यानी कि अगर A1 को B4 से मैप कराते हैं तो A2 को हम लोग B4 से मैप नहीं करा सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए A2 को हम लोग B4 से मैप नहीं करा सकते हैं, यानी A2 के लिए एक ऑप्शन कम गया है। यानी A2 के लिए नंबर ऑफ बेज कितना हो गया है, A2 को जो मैप कराने का तरीका होगा उसका तरीका n-1 होगा। इसी तरह से A3 के लिए एक ऑप्शन और घट जाएगा तो n-2। इस तरह से A4 के लिए एक ऑप्शन और घटा दीजिए। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि n से ये डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा और ये कहाँ तक जाएगा। तो ये देख लीजिए, जब mth एलिमेंट को आप मैप कराइएगा तो इसके पास कितना ऑप्शन कम जाएगा। तो ये इसका जो नंबर ऑफ वेज होगा मैप कराने का वो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A4 के लिए यहाँ पे -3 हुआ है, तो mth के लिए कितना माइनस होगा, तो m-1 इतना आपका नंबर ऑफ वेज मैपिंग कराने का am का तरीका होगा। यानी टोटल मैपिंग कराने का कितना तरीका हो जाएगा, तो ये तरीका आपका होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि एंड लॉजिक A1 को भी मैप कराना है, फिर एंड A2 को भी मैप कराना है, एंड A3 को भी मैप कराना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में A का ईच एलिमेंट का इमेज होता है, A का कोई भी एलिमेंट
बचना नहीं चाहिए, सभी को मैप कराना ही है। तो इसलिए A1 को मैप कराने का n तरीका, एंड मीन्स गुना, एंड जब भी आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड के लिए यूज़ करेंगे, एंड लॉजिक के लिए मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंड A2 के लिए n-1 तरीका, एंड A3 के लिए n-2 तरीका, एंड A4 के लिए n-3 तरीका। इस तरीके से आपका AM के लिए n-m-1 तरीका। तो इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, n-1 n-2 डॉट 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 n-m+1, और ये घटते जा रहा है। तो आप इसको घटाते घटाते इसके जस्ट बाद का जो नंबर होगा वो होगा n-m, और आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से 3 2 1, जितना आपने इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड कर देंगे, n-m डॉट डॉट यहाँ 3 2 1। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-m, और ये परमुटेशन का फार्मूला है, यानी n-p-m तरीका होगा। यानी 1-1 फंक्शन अगर देखा जाए A से B में तो टोटल 1-1 फंक्शन n-p-m होगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होंगे। क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे n पे भी आपको ध्यान देना होगा। n पे ध्यान देने का क्या मीनिंग है, अब देखिए समझिए, अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ही एलिमेंट रखते हैं, यहाँ A में 3 एलिमेंट और B में 2 एलिमेंट, तो क्या यहाँ 1-1 संभव है, यहाँ 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 को किसी न किसी के साथ मैप कराना पड़ेगा, और ऐसे कंडीशन में मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1-1 फंक्शन बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो n और m के वैल्यू पे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपके पास 1 2 3 एलिमेंट और इधर 2 ही एलिमेंट है, तो ऐसे केस में हम लोग कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं बना सकते हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मस्ट बी लेस दैन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B होना चाहिए, तभी हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 1-1 फंक्शन के लिए। तो 1-1 फंक्शन के लिए, और अगर ऐसा होता है, कैसा होना चाहिए, इस केस में तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग के साथ जब 1-1 फंक्शन बनाएंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए। देख लीजिए कैसा, फिर से यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें, 1 2 3 A B C और D। तो यहाँ पे इस टाइप का होना चाहिए। यानी ऐसे केस में हम लोग नहीं बना सकते हैं 1-1, और ऐसे केस में हम लोग 1-1 बना सकते हैं। यानी B में एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए A के रिलेटिव में, या B में नंबर ऑफ़ एलिमेंट A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट के इक्वल भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर n का बात करें तो n का वैल्यू m से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर n का वैल्यू यहाँ n जो देख रहे हैं वो कम हो जाता है, यानी n का वैल्यू अगर m से कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शंस नहीं बनेगा, यानी नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शन 0 हो जाएगा। देख रहे हैं इस केस में नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शन एक भी नहीं बन पा रहा, और इस केस में 1-1 फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करते समय हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, देखिए कितना फार्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम A to B इज़ इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं ये फार्मूला n, क्या लिख सकते हैं हम लोग, फार्मूला यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट केस में आप लोग 0 लिख लीजिए, कब, जब n इज़ लेस दैन m होगा, और सेकंड केस में n-p-m व्हेन n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m होगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले के हेल्प से नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मेनी 1 फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है मेनी 1 फंक्शन कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन
तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर आप नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस ए टू बी में बात करते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी गिवन है, आप लोग को दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, एम एलिमेंट, और बी में टोटल एन एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट केस में देखिए टोटल मेनी वन ही होगा, यानी कि नंबर ऑफ वन फंक्शन या नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन का मीनिंग टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। तो इतना मेनी वन फंक्शन होगा जब एन का वैल्यू एम से कम होगा। अब बात करें कि सेकंड केस में मेनी वन फंक्शन क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एन टू द पावर एम होता है, और एन टू द पावर एम जब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वन फंक्शन को माइनस कर लेंगे। नंबर ऑफ वन फंक्शन एन पी एम, इसको अगर आप माइनस कर लें एन पी एम को, तो आप लोग को क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ वन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। number of onto function from a to b is equal to, चलिए ऑनटो फंक्शंस का बात करें कि क्या होगा a to b में। तो a to b में नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कैलकुलेट करना है, और ऑनटो फंक्शंस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं फिर समझाने का कोशिश करूँगा कि ऑनटो क्या होता है। तो ऑनटो में क्या होता है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी बी का सभी एलिमेंट को मैपिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऑनटो फंक्शन का एग्जांपल है। इसका मीनिंग कुछ ऐसा समझिएगा कि ए के पास 3 डिफरेंट बॉल है, बॉल 1 2 3, और बी मान लीजिए बी मीन्स नंबर ऑफ प्लेयर्स है, बी जो सेट है वो प्लेयर का सेट है, और ए सेट है जिसमें बॉल है, डिफरेंट बॉल्स हैं, 3 डिफरेंट बॉल है, इधर 2 डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि 3 डिफरेंट बॉल को 2 प्लेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी प्लेयर को कम से कम एक एक बॉल मिलना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग जितना तरीके से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन बन जाता है। यानी यहाँ पे देखिए एक ये तरीका है, दूसरा तरीका आप डिस्ट्रीब्यूट करने का निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा 1 2 3 है, ए बी है, तो यहाँ पे आप इस तरह से मान लीजिए फर्स्ट बॉल ए को दे देते हैं, सेकंड बॉल बी को, थर्ड बॉल भी बी को दे देते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है ऑनटो फंक्शन बनाने का, यानी कि जितने तरीके से आप नंबर ऑफ 3 बॉल को 2 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना ही इसमें आप नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं हम लोग जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी में आप बढ़ा दें तो क्या होगा, ए बी सी डी अगर ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एलिमेंट बच जा रहा है, यानी ऐसे कंडीशन में आप लोग कभी भी ऑनटो फंक्शन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। यानी ऑनटो फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट केस तो ये होगा कि अगर n में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी n का वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a के रिलेटिव में, तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस वैसे केस में 0 होगा। लेकिन अगर केस दूसरा लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट a में अगर ज़्यादा है, अगर a में नंबर ऑफ एलिमेंट इन b से अगर ज़्यादा है, या
इक्वल है, दोनों केस यहाँ पे हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तब वैसे सिचुएशन में हम लोग नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस क्या होगा इस केस में? तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ बेज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट बॉल्स इनटू n डिफरेंट प्लेयर्स। नंबर ऑफ बेज, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट बॉल्स इनटू n डिफरेंट प्लेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट थिंग्स इनटू, या अमंग लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट थिंग्स एमंग n डिफरेंट, क्योंकि प्लेयर है तो डिफरेंट होगा ही, n प्लेयर्स। नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट थिंग्स among n players so that each player get at least one balls, so that each player get at least one balls, यानी कि ये जो B का जो सेट होगा यानी सेट B होगा उसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यानी कि सभी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए डी को कुछ भी नहीं मिला, एक बॉल भी नहीं मिला, तो ये केस नहीं होना चाहिए। यानी इस एलिमेंट बी का एलिमेंट आपका खाली नहीं जाना चाहिए, बी के प्रत्येक एलिमेंट को कम से कम एक बॉल मिलना चाहिए। तो ये तरीका, ये लॉजिक से हम लोग नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस के लिए ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और ऐसा 0 और यहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन m। और जो सेकंड केस है, नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट थिंग्स एमंग n प्लेयर्स सो दैट ईच प्लेयर गेट एट लीस्ट वन बॉल। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग के पास जो कम से कम एक बॉल देने का परमुटेशन कम्बिनेशन से डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है, वो तरीका आपको देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे n टू द पावर m माइनस n c1 और n माइनस 1 टू द पावर m, इस तरह से देखिए प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस n c2 n माइनस 2 टू द पावर m, फिर माइनस n c3 n माइनस 3 टू द पावर m, और इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। यह नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n डिफरेंट बॉल्स, नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट m डिफरेंट बॉल्स अमंग n पर्सन सो दैट ईच पर्सन और ईच प्लेयर कैन गेट एट लीस्ट वन बॉल। तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोग PNC से लिए। अब ये फार्मूला काफ़ी अजीब दिख रहा है आप लोग को, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आप n टू द पावर m से स्टार्ट करते हैं, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, प्लस माइनस, इस तरह से ये फार्मूला आगे बढ़ते जाता है। तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना है। n टू द पावर m माइनस n c1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस, इस तरह से आपको प्लस माइनस करते जाना है और इस तरह से ये आपको ईजिली याद रहेगा। तो अभी देखिए इसको हम लोग और भी कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे ताकि आप लोग को ये ज़्यादा टाइम तक याद रहे। ऐसे इसी फॉर्मेट में इसको याद रखना ज़्यादा इजी है।
फिर भी कंडेंस फॉर्म में जो फॉर्म आपका बुक्स में और जगह जगह पे दिखता है उस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस का जो फार्मूला आया वो हम लोग का फार्मूला आया है n टू द पावर m माइनस एन सी वन और n माइनस वन टू द पावर m और प्लस आया एन सी टू एन माइनस टू टू द पावर m माइनस डॉट 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 डॉट, ये बढ़ते जाना है आपको कब तक कि जब तक कि लास्ट में जीरो ना हो जाए। जब जीरो हो जाएगा तो आप उसके बाद बढ़ना बंद कर दीजिएगा, यानी वहीं पे सीरीज को स्टॉप कर देना है। अब आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एन सी जीरो भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसा लिखते हैं अगर, और इसको हम लोग एन माइनस जीरो टू द पावर एम भी लिख सकते हैं। अब इसी को सिग्मा के फॉर्मेट में डाल लीजिए। क्या होगा सिग्मा के फॉर्मेट में, तो एन सी आर प्लस माइनस है तो माइनस वन टू द पावर, और अगर जीरो रखते हैं तो प्लस, वन रखते हैं माइनस, टू रखते हैं फिर से प्लस, और क्या हो रहा है यहाँ पे इंटू एन माइनस आर टू द पावर एम। तो ये फार्मूला है जहाँ आर का वैल्यू जीरो टू कितना है, आर का वैल्यू जीरो और मैक्सिमम आर का वैल्यू एन तक आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस निकालने का फार्मूला, यानी इसी को हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखे हैं। और इसके लिए जो कंडीशन था उसको ध्यान रखिएगा। इसमें कंडीशन क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि आपका एम का जो वैल्यू था वो ग्रेटर इक्वल टू एन होना चाहिए। एम का वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, एन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एन में ज़्यादा एलिमेंट यानी कि सेट बी में ज़्यादा एलिमेंट हो जाएगा तो उस केस में हम लोग ऑन्टो फंक्शंस नहीं बना पाएंगे। इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी डाला जा सकता है। देखिए जीरो टू एन, यहाँ पे आप एन सी एन माइनस आर कर लीजिएगा, और यहाँ माइनस वन टू द पावर आर के जगह पे एन माइनस आर पुट कर सकते हैं, एन माइनस आर टू दी पावर एम। अगर हम लोग लिमिट चेंज कर लें तो लिमिट चेंज करने से आपको ऐसा मिल जाएगा, आर का वैल्यू जीरो टू एन और यहाँ एन सी आर, और यहाँ माइनस वन टू दी पावर एन माइनस आर, और यहाँ आर टू दी पावर एम आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस निकालने का ये फार्मूला आप लोगों को बुक में दिख जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन आपको ध्यान में रखना। तो ये है नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन निकालने का फार्मूला। लेकिन मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग इस फॉर्मेट में याद रखें, क्योंकि ये बहुत इजी है और ये नंबर ऑफ बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। एन कितना बॉल, एम डिफरेंट बॉल को हम लोग कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो नंबर ऑफ बेज टू डिस्ट्रीब्यूट एम डिफरेंट बॉल्स एमंग एन डिफरेंट प्लेयर्स। तो इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा, इफ़ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम a1 a2 a3 a4, तो यहाँ पे दिया गया है b1 b2 और b3, और आपको बोल रहा है इफ़ f इज अ फंक्शन फ्रॉम इतना टू इतना देन फाइंड नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। तो आप ऑन्टो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो कोडोमेन और डोमेन में वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, डोमेन में कितना एलिमेंट है, तो यहाँ डोमेन में 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पे कोडोमेन में एन में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। यानी यहाँ पे आप कितना ऑन्टो फंक्शंस बना सकते हैं, ऑन्टो फंक्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस इक्वल टू n टू द पावर n यानी कि 3 टू द पावर 4 माइनस nc1 यानी 3c1 3 माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 3c2 3 माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस प्लस के बाद माइनस 3c3 3 माइनस 3 टू द पावर 4। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 आप लोग को मिल गया, यानी यहाँ पे इसको हम लोग को ब्रेक कर देना है, यानी कि स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप कर देते हैं, आगे सीरीज को हम लोग नहीं ले जाएंगे। तो ये 3 टू द पावर 4 जो कि वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 9 टू द पावर 2 यानी कि 81। ये आपका मिल गया 3c1 यानी 3 और 2 टू द पावर 4 यानी 16। ये आपका मिल गया 3 और ये 1 टू द पावर 4 यानी 1 और ये आपका 0 हो गया। इस तरीके से 81 माइनस 48 प्लस 3 यानी आपको मिल जाता है 84 माइनस 48। कितना आ गया यहाँ पर आपका 7 में से 4 गया 3, यानी यहाँ पे 36 नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को इस फार्मूले के मदद से बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस के लिए। बहुत बेस्ट फार्मूला है ये, इस फार्मूला को आप लोग यूज़ कीजिएगा, इसका कोई एक्सेप्शंस भी नहीं होता और इससे आपका क्वेश्चंस भी ईजिली सॉल्व हो जाता है। अगर बहुत छोटा क्वेश्चन है तो वैसे केस में हम लोगों को क्या होता है कि फार्मूला यूज़ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको नंबर ऑफ़ वन फंक्शन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ़ मेनी वन फंक्शंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। अगर आप नंबर ऑफ़ ऑनटो फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन में नंबर ऑफ़ ऑनटो फंक्शन को माइनस कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शन कैलकुलेशन। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन मीन्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कर लीजिएगा। तो ऑनटो फंक्शन आपको कैलकुलेट करने आ गया है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मिल जाएगा। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो मिलता है आप लोगों को नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कैलकुलेशन में, वो होता है वन ऑनटो फंक्शन कैलकुलेशन। ऐसा होता है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वन एंड ऑनटो फंक्शन f फ्रॉम a1 a2 a3 डॉट डॉट an है यहाँ पे टू b1 b2 b3 डॉट डॉट bn इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आपको फंक्शंस बताना है। यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं ऐसा ही है, a1 a2 a3 डॉट 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 an है दिया हुआ, दोनों तरफ सेम है। डोमेन और कोडोमेन में जो सेट गिवन है वो दोनों सेम सेट हैं और इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आपको वन ऑनटो फंक्शंस बताना है सच दैट टोटल नंबर ऑफ वन एंड ऑनटो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम इतना टू इतना सच दैट एफ ऑफ ए आई नॉट इक्वल टू ए आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि आप टोटल नंबर ऑफ वन ऑनटो फंक्शंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ वन ऑनटो फंक्शंस बताइए जो कि इससे इसमें बनाया जाए और इस तरह से आप इसको बनाइए कि एफ ऑफ ए आई नॉट इक्वल टू ए आई होना चाहिए, यानी a1 को a1 से मैप नहीं कराना है, a2 को a2 से मैप नहीं कराना है, a3 को a3 से मैप नहीं कराना है, an को an से मैप नहीं कराना है। इस तरह से
इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रीअरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है, ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ये नंबर ऑफ बेज ऑफ मैपिंग होगा यहाँ पे। और अगर नंबर ऑफ बेज ऑफ मैपिंग आपको मिल जाएगा तो नंबर ऑफ यहाँ पे 1 1 ऑनटो फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ बेज ऑफ डी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ बेज ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। कितना थिंग्स? n डिफरेंट थिंग्स। तो नंबर ऑफ बेज ऑफ डी अरेंजमेंट्स के लिए जो फार्मूला आता है परमुटेशन में, वो फार्मूला यहाँ पे आप फटाफट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पे फैक्टोरियल n और यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस 1y फैक्टोरियल 1 प्लस 1y 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1y फैक्टोरियल 3 प्लस 1y फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n y 1y फैक्टोरियल n। तो ये आपका फार्मूला जो कि डी अरेंजमेंट का है। इस फार्मूला के मदद से यहाँ पे नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस यानी नंबर ऑफ 1 1 ऑनटो फंक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी फार्मूलाज हैं जिससे हम लोग नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन और नंबर ऑफ 1 1 ऑनटो फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी वेरिएशंस दिया जाता है जो कि आपको तभी बनेगा जब आपका PNC का कंसेप्ट क्लियर है, यानी परमुटेशन और कम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है, तब आप लोग वैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाइएगा, जो कि इसमें और कुछ ट्विस्ट किया जाएगा तब बना सकते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस +2 लेवल के आते हैं, जी मेन और एडवांस में आते हैं, वो इतने के बाद आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा और ये वीडियो काफ़ी अच्छा आप लोग को मदद करेगा। आई होप कि आप लोग इससे बहुत सेटिस्फाइड हुए होंगे, खुश हुए होंगे, अच्छा लगा होगा। ऐसा वर्क मैं और भी नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। आप लोग वीडियो पे बने रहें और अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मोटिवेट करें मुझे। आप लोग का मदद और हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग का मोटिवेशंस हम लोग को अंदर में एनर्जी लाता है, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग आप लोग से बस इतना ही चाहते हैं कि फ्री में स्टडी करें, आप लोग जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। बस बदले में आप लोग कुछ न दें, बस एक छोटा सा स्माइल दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।